चेक, एक बार साउंड चेक। हुआ लाइव? यहाँ पे 20 सेकंड बाद लाइव दिखेगा। Yes, sound is also okay. So very good morning to all of you all. तो आज का क्या एजेंडा है मैं आपको बता देती हूँ। हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है उसमें बस कुछ ही सेक्शंस पेंडिंग है, starting with section number 68, 69 and 70. All of these three sections are relating to buyback, and then we have section number 71 which is relating to debentures. उसके साथ साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। बट जैसे अभी आप लोग जानते हो हम लोग त्रिशूल बैच में क्या करते हैं, प्रीवियस लेक्चर का सब कुछ पहले रिवाइज करते हैं। तो सुपर क्विक रिविजन हम लोग करने वाले हैं 62 से लेकर 67 का। उसके बाद वी विल बी डूइंग 68, 69, 70 रिलेटिंग टू बायबैक, 71 रिलेटिंग टू डिबेंचर्स। साथ ही साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज पेंडिंग है ना। चैप्टर 3 के हो गए एमसीक्यूज? हाँ हो गए। चैप्टर 4 के हमारे एमसीक्यूज पेंडिंग है, तो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज जो है चैप्टर नंबर 4 के, उसी के बाद हम लोग कर लेंगे। Along with that, I also want to make one more announcement. Tomorrow, you all will be having your next test on Kahoot. That will be relating to chapter number 3 and chapter number 4 of the Companies Act 2013. Sorry, राघव ने मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट कही है, मैम टेस्ट मत कहो, गेम कहो। तो टुमारो वी आर गोइंग टू प्ले अ स्मॉल गेम 15-20 मिनट्स की, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक छोटी सी क्विज करेंगे। In a fun manner, we will also be revising, and we will be, we will check whether whatever we have done in these many days, are we able to recollect and correctly answer the questions in the least amount of time. ओके, तो कहूट पे हमारा गेम होगा, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 का। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट मुझे आपको करनी है वेडनेसडे के दिन। ओके, वेडनेसडे के दिन इवनिंग के टाइम पे, वेडनेसडे के दिन हमारा जो जूम का सेशन है दैट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड। सो आई विल बी कनेक्टिंग विद एवरी वन ऑफ यू ऑल थ्रू जूम। सो all the kids who are watching me virtually, if you all want to interact, if you all want to ask any doubts, if you all want to ask relating to certain strategies, what you need to follow, the do's and don'ts, or whatever are your concerns relating to law, will be catered one-to-one on a personal basis on Zoom. ठीक है, तो ये होने वाला है वेडनेसडे शाम के वक्त। शाम के वक्त आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 4 बजे के आसपास हम लोग ये सेशन रखेंगे, इवनिंग 4 o'clock. आई विल बी सेंडिंग द लिंक ऑफ द जूम चैट ऑन द त्रिशूल बैच, and I'll also share it on the main telegram group also, so those students who are not on the main Trishul batch WhatsApp group can get the access of the WhatsApp link of the Zoom link also. और सिर्फ वेडनेसडे के दिन सुबह जो रहने वाला है, अदर लॉ से रिलेटेड एक प्री रिकॉर्डेड लेक्चर रहने वाला है। अब कौन सा है मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया, दैट आई विल लेट यू ऑल नो बाय टुमारो। या तो स्वप्निल सर का होगा या तो मेरा होगा, दोनों में से किसी एक का होगा। जिसका भी होगा आई विल लेट यू नो लेटेस्ट बाय टुमारो, ठीक है। बट साइमल्टेनियसली आप लोग ना एक तो आज चैप्टर 3 और 4 प्रिपेयर करना चालू करो, क्योंकि आपका टेस्ट जो है वो कल होने वाला है। साथ साथ में आप लोग चैप्टर 5 और 6 भी प्रिपेयर करना चालू करो, 1-to-1 रीडिंग, क्योंकि थर्सडे या फ्राइडे के दिन आपका अगला हम लोग जो गेम है वो खेलने वाले हैं, ठीक है। बहुत थोड़ा सा अलग लग रहा है, साउंड कर रहा है, बट हैबिट हो जाएगी राघव, ठीक है। सो वी विल ऑल्सो बी प्लेइंग वन मोर गेम टू टेस्ट योर नॉलेज, दैट विल बी कंडक्टेड ईदर ऑन थर्सडे और फ्राइडे। सो पढ़ाई कोई भी हालत में रुकनी नहीं है, वट एवर इट इज़। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कमिंग वीक में बहुत सारी चीज़ लाइंड अप है। सो जो भी हो, आई डोंट नो अबाउट अदर स्टफ, बट पढ़ाई जो है वो आपकी रुकनी नहीं चाहिए। तो चलो इसी पॉजिटिव नोट पे लेट्स हैव अ सुपर क्विक रिविजन फ्रॉम सेक्शन नंबर 62 टू सेक्शन नंबर 67। हम ग्रुप पे नहीं हैं,
अच्छा बेटा ग्रुप की लिंक सेंड कीजिए. सो actually that group is already exhausted. There are already 1025 participants जिसके वजह से no new participants are being able to be added. So either I'll create one more group और telegram का जो हमारा main channel है स्वप्निल पटनी classes का, वहाँ पे I will send you the link. So don't worry, in any ways it's not going to get missed. Okay, चलो आ जाइए. Section number 62 talks about further issue of share capital. Further issue of share capital. तो आप लोग जानते हो उसको क्या हो गया अभी. हाँ, whenever a company wants to go for a further issue of share capital, it has three options. Section number 62 subsection 1 clause A, it talks about, क्या आप बता पाओगे, राइट इशू. किस बारे में बात करता है? राइट इशू. तो पब्लिक एट लार्ज के पास जाने के पहले कंपनी को क्या करना चाहिए? इट शुड मेक an offer to all the existing equity shareholders in proportion of the shares that they have held. पहली बात तो ये right issue का right is given only to the equity shareholders. And in what proportion? In proportion of the capital that they have held. Basically, even if a person is holding 30%, 40% of the equity, still he will get the right to write shares. आप ये नहीं कह सकते कि इसके पास तो ऑलरेडी इतना कैपिटल है तो हम उसको राइट इशू का राइट नहीं देंगे. एवरी इक्विटी शेयर होल्डर हैज द राइट टू सब्सक्राइब फॉर द राइट शेयर्स. ओके, अलॉन्ग विथ दैट माय डियर फ्रेंड्स, रेजोल्यूशन कौन सा पास करोगे व्हेनेवर द कंपनी वांट्स टू गो फॉर अ राइट इशू? स्पेशल रेजोल्यूशन. क्या आपको राइट इशू करते वक्त क्या देनी होती है? नोटिस. अरे बोलो ना. ये मिनिमम पीरियड ऑफ दिस नोटिस इज 7 days, 15 days or such lesser amount as may be prescribed. As may be prescribed means according to the rules, और rules कहते हैं 7 days. However, private company जो है, private company ने अगर 90% members ने मंजूरी दी है तो 7 दिनों से भी कम समय का नोटिस आप दे सकते हो. अब जब कभी भी आपको राइट का राइट मिलता है, 1, you can either exercise that right and subscribe for the shares. If you do not want to exercise the right, what you can also do is you can renounce the right. Renounce का मतलब होता है transfer the right. But देखो जब आप लॉ के पेपर में आंसर लिखोगे, what you are supposed to do is you are supposed to use the technical words. तो ये लीगल वर्ड्स, ये टेक्निकल वर्ड्स को यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अगर आप लोगों ने AIR 1 दीक्षा गोयल और AIR 12 दिरांशी जैन का इंटरव्यू भी सुना होगा, दोनों भी यही ओपिनियन के थे दैट दे हैव यूज द टेक्निकल वर्ड्स इन आंसरिंग लॉ पेपर. सो दीज वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट. ऑफकोर्स लॉ की जैसी लैंग्वेज है एक्ट में, वैसा का वैसा 100% हर 148 सेक्शंस के लिए लिखना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है. बट वॉट यू कैन एटलीस्ट डू इज यू कैन यूज द टेक्निकल वर्ड्स एंड फ्रेम द सेंटेंसेज ऑन योर ओन. तो ये एक वर्ड है जो एक टेक्निकल वर्ड है और एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि ये शब्द को आप आंसर में लिखोगे. Okay, so either you exercise the right. If you don't want to exercise the right, what you can do is you can renounce the right to someone else. And if you do not do anything, automatically after the time gets lapsed, even your right gets expired. Okay, next, section number 62, subsection 1, clause B talks about ESOP. Employees stock option plan. So after passing a special resolution, what you can also do is you can offer shares to your employees. So after they have fulfilled certain eligibility criteria, what happens is they get the right to subscribe for the shares of the company. And lastly is section number 62 subsection 1 clause C talks about preferential issue. तो आप कुछ केसेस में कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हो और वैल्यूअर से, रजिस्टर्ड वैल्यूअर से कंपनी के शेयर्स वैल्यू करा के उस वैल्यू पे आप क्या कर सकते हो, उन पर्सन को SR पास करने के बाद शेयर्स जो है वो इशू करवा सकते हो. यस और नो गाइस?
पक्का? सेक्शन नंबर 62 सबसेक्शन 2 बात करता है ये जो नोटिस है जो हमने राइट इशू के वक्त देखी थी, जो आप मेंबर्स को इशू करते हो, डिस्पैच करते हो, ये आप डिस्पैच कर सकते हो ईदर थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर और इवन एन इलेक्ट्रॉनिक मोड इज अलाउड. सेक्शन नंबर 62 सबसेक्शन 3 जो है वो ये कहता है कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इट इज नॉट गोइंग टू अट्रैक्ट इन केस यू हैव इशूड डिबेंचर्स विच आर गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी. एंड लास्टली सेक्शन नंबर 62 सबसेक्शन 4 कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स और लोन इनटू शेयर्स. तो कभी कभार ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता है कि आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं टू द गवर्नमेंट, either the central government or the state government, या आपने गवर्नमेंट से लिया है लोन और गवर्नमेंट ने पब्लिक इंटरेस्ट में क्या किया है, इस लोन के अमाउंट को या ये डिबेंचर के अमाउंट को कन्वर्ट कर दिया है इनटू इक्विटी शेयर्स, उसको कन्वर्ट करने का ऑर्डर पास किया है. Of course, the government will only do this if it feels that it is necessary in the public interest to do so. But अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है और डेट बोल के अब गवर्नमेंट इस डेट को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकती है, तो ऐसे केस में यू कैन मेक एन अपील टू द NCLT विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days from the day the order was passed. Yes or no, guys? Yes. So this was about section number 62, further issue of share capital. 63 जो है वो बात करता है relating to bonus shares, issue of bonus shares. तो सुनो मेरी बात. Whenever the company is issuing shares free of cost to all the existing equity shareholders, it is known as bonus shares. यही जो बोनस शेयर्स होते हैं, पहली बात तो दीज बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स. ऑफ कोर्स दे कैन नॉट बी पार्टली पेड अप. एक साइड पे आप बोल रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और बाद में बोल रहे हो हे मेंबर पैसे दो पैसे दो पैसे दो. तो ऐसा नहीं हो सकता है. जब आप बोनस शेयर्स इशू करते हो, दीज बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स. अलॉन्ग विद दैट दीज बोनस शेयर्स can be issued out of the companies. Tell me the three sources of issue of bonus shares: free reserves, securities premium, or out of the capital redemption reserve account. Yes or no, guys? You cannot issue bonus shares by creating a reserve out of the revaluation of your assets. And in fact, you cannot issue bonus shares in lieu of your dividend. अलॉन्ग विद दैट लॉ मेकर्स ये भी कहते हैं बोनस इशू जब कभी भी आपको करना होता है, रेजोल्यूशन जो लगता है, येस वेरी गुड, इज एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. अलॉन्ग विद दैट माय डियर फ्रेंड्स, you should not have made any default in the payment of interest or the principal in relating to deposits or any debt securities that the company has issued. कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए इन द पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज टू द एम्प्लॉयज. ये सारी चीजें अगर पूरी होती है तो ही कंपनी इशू कर सकती है बोनस शेयर्स. सो दिस वाज अबाउट सेक्शन नंबर 63, इशू ऑफ बोनस शेयर्स. 64 एक छोटा सा सेक्शन था जो बात कर रहा था नोटिस दैट इज टू बी गिवन टू द रजिस्ट्रार फॉर द अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल. तो सुनो ना ये सेक्शन क्या कहता है. 3 केसेस के अंदर आपको आरओसी के पास 30 दिनों के अंदर फाइल करना होता है फॉर्म नंबर SH7. अब कौन सी है ये 3 केसेस. सबसे पहला जो केस है, सबसे पहला केस वो बात करता है रिलेटिंग टू अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज वेर इन यू आर इंक्रीजिंग योर ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल. तो सेक्शन 61 कैपिटल क्लॉज के अल्ट्रेशन के बारे में बात कर रहा है जिसके 5 बच्चे हैं. तो सेक्शन नंबर 61 सबसेक्शन 1 बात कर रहा था रिलेटिंग टू द इंक्रीज ऑफ द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल. फिर अगर सेक्शन नंबर 62 सबसेक्शन 4 के बारे में बात कर रहे हैं, अब भी जो हमने रिवाइज किया है, आपने डिबेंचर्स या लोन गवर्नमेंट को दिया था जिसको गवर्नमेंट ने कन्वर्ट कर दिया है इनटू इक्विटी शेयर्स. और लास्टली सेक्शन नंबर 55 जो बात करता है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में. ये तीनों भी केसेस में आपको 30 दिनों के अंदर 30 days फ्रॉम अल्ट्रेशन, इंक्रीज or redemption, you have to file form number SH7 with the ROC. That's the only thing that was given under section
नंबर 64. 65 तो आपके सिलेबस में है नहीं. 66 बात करता है रिलेटिंग टू रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. सो वेरी गुड. अनामिका, संजू, प्रगति, फैज, वेरी गुड. दिव्या, good, so proud of you. Gayatri and face to face kids also. Okay, section number 66 talks about reduction of share capital. वो कैपिटल को कम करना जो कंपनी बुला सकती है या कंपनी ने बुला लिया है इज नोन एज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. समटाइम्स रिडक्शन कैन ऑल्सो बी डन बाय राइटिंग ऑफ दैट कैपिटल दैट द कंपनी हैज लॉस्ट. जैसे कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, भले ही उसको एसेट साइड पे दिखाया जाता है बट इन रियल सेंस क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस हमारी एसेट है? नहीं. तो हम क्या कर सकते हैं? इसी चीज को कर सकते हैं राइट ऑफ बाय रिड्यूसिंग द शेयर कैपिटल. जब कभी भी आपको रिडक्शन के लिए जाना है ऑफ शेयर कैपिटल यू नीड टू टेक द कंफर्मेशन ऑफ द ट्रिब्यूनल. ऑफ कोर्स ट्रिब्यूनल के कंफर्मेशन के साथ साथ आपको मेंबर्स का भी अप्रूवल लेना होता है बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन. बट ट्रिब्यूनल क्या इतने आसानी से आपको कंफर्मेशन नहीं देने वाला है. ट्रिब्यूनल देगा नोटिस. ओके, एंड दिस नोटिस इज गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, टू द रजिस्ट्रार एंड ऑल्सो टू सेबी एंड टू ऑल द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. 3 महीनों के अंदर फ्रॉम द रिसीट ऑफ द नोटिस फ्रॉम द ट्रिब्यूनल दीज पीपल हैव टू रिवर्ट इफ दे हैव एनी ऑब्लिगेशंस. अगर उनको कोई दिक्कत है ये रिडक्शन के लिए जाने से तो फिर उनके जो भी ऑब्जेक्शंस है, उनके जो भी दिक्कतें हैं उस बारे में उनको रिवर्ट करना होगा टू द ट्रिब्यूनल एंड देन द ट्रिब्यूनल विल नॉट पास द ऑर्डर फॉर द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. बट दिक्कत अगर क्रेडिटर के साइड से आई है तो चीज़ें मैनेजेबल है. आप क्रेडिटर को कन्विंस करने की कोशिश कीजिए, आप उनको सिक्योरिटी देकर कन्विंस करने की कोशिश कीजिए. अदरवाइज बेस्ट जस्ट पे देम ऑफ so that they are no more your creditors. So that what happens is if they are no more your creditor, उनके objections जो है वो tenable तो है ही नहीं, अब वो creditor ही नहीं है, so they have no right to speak about anything. And then you can go for the reduction of share capital. याद रखना reduction is different from cancellation of shares. Reduction is different from cancellation of shares. कैंसिल जब आप करते हो ना सेक्शन नंबर 61 में आप उन शेयर्स को कैंसिल कर रहे हो जो कभी सब्सक्राइब हुए भी नहीं है. यहाँ पे तो आप वो शेयर्स को रिड्यूस कर रहे हो जो ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुके हैं. एंड द लास्ट सेक्शन दैट वी हैड डन इन द लास्ट सेमिनार yes was 67, restriction on the purchase by the company or giving of loan by it for the purchase of its shares. तो सुनो मेरी बात. सेक्शन नंबर 67 सबसेक्शन 1, सेक्शन नंबर 67 सबसेक्शन 1 कहता है कि नो कंपनी मतलब चाहे आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है या चाहे आपकी पब्लिक कंपनी है वो अपने खुद के शेयर्स जो है वो बाय नहीं कर सकता है. सो नो कंपनी ओके will have the power to buy its own shares unless of course it is as a result of reduction of share capital for which you have to follow all the procedures given under section number 66. ट्रिब्यूनल के पास जाओ, ट्रिब्यूनल CG ROC उसके बाद सेबी क्रेडिटर सबके पास जाएगा, मेंबर्स का भी SR से अप्रूवल लो. मतलब काफ़ी लेंदी प्रोसीजर है और प्लस काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोसीजर भी है. हमने सारी पॉसिबल ऑथोरिटीज का अप्रूवल ले लिया है इफ यू आर गोइंग फॉर अ रिडक्शन. तो वो करके इज्जत से इफ यू वांट टू डू दैट यू डू इट. बट ऐसे जनरल रूल कहता है कोई भी शॉर्टकट हम आपको अप्लाई नहीं होने देंगे. सो नो कंपनी कैन ओके बाय इट्स ओन शेयर्स. ओके बट आगे का जो प्रोविजन है वो ये कहता है सेक्शन नंबर 67 सबसेक्शन 2 कि पब्लिक कंपनी जो है पब्लिक कंपनी जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे सकती है टू एनी पर्सन फॉर द परचेज ऑफ द शेयर्स
of its own company or for the purchase of the shares in its holding company. तो ये जो रिस्ट्रिक्शन दिया गया है ना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस देने पे, ये रिस्ट्रिक्शन पब्लिक कंपनी के ऊपर है, ये रिस्ट्रिक्शन पब्लिक कंपनी पे है. तो बेसिकली प्राइवेट कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी को फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकती है अपने शेयर्स खरीदने के लिए या अपने होल्डिंग कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए. बट वो लॉ ही क्या लॉ है जिसके कोई एक्सेप्शंस ना हो, हाँ या ना. तो आगे लॉ मेकर कहते हैं देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, और ये एक्सेप्शंस जो है सेक्शन नंबर 67 सबसेक्शन 2 के है. मतलब अभी भी सेक्शन नंबर 67 सबसेक्शन 1 जो है वो यही कह रहा है कोई भी कंपनी जो है अपने खुद के शेयर्स नहीं खरीद सकती है. जहां तक फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात है, वी आर गिविंग यू सर्टेन एग्जेम्पशंस, थोड़ी सी छूट हमने आपको दी है. कहाँ पे हमने छूट दी है? 1, लेंडिंग इज डन बाय अ बैंकिंग कंपनी. अब बैंकिंग कंपनी तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ही लेंडिंग करती है, और क्योंकि बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनरी कोर्स में ही लेंडिंग करती है, हमने बैंकिंग कंपनी को ये चीज करी है अलाउ. सेकंड एक्सेप्शन जो है वो ये कहता है आपने बनाई है कोई स्कीम, और ये स्कीम जो है ये स्कीम आपने अपने एम्प्लॉइज के लिए बनाई है एंड यू गॉट द अप्रूवल ऑफ द मेंबर्स बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, और आपने क्रिएट किया है एक ट्रस्ट एंड दिस ट्रस्टी इज वर्किंग फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द एम्प्लॉइज. इसी ट्रस्टी को कंपनी पैसा दे रही है और ये ट्रस्टी जो है धीरे धीरे करके थोड़े शेयर्स कंपनी के खरीद रहा है और फाइनली इशू कर रहा है टू द एम्प्लॉइज. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हम ही ट्रस्टी को पैसा दे रहे हैं अपने ही शेयर्स खरीदने के लिए, बट अगर एसआर के द्वारा एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए ये स्कीम अगर राजी हुई है, अप्रूवल मिला है, तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस आप दे सकते हो. और आखिरी एक्सेप्शन जो है वो ये है कि अगर आपने कुछ लोन दिया है टू एन एम्प्लॉय ऑफ योर कंपनी, टू योर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. जब मैं एम्प्लॉय की बात करती हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डायरेक्टर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द की मैनेजरल पर्सन. एम्प्लॉय मतलब प्योरली एम्प्लॉयज की ही मैं बात कर रही हूँ. अगर आपने एम्प्लॉयज को लोन दिया है कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए एंड दिस लोन इज नॉट एक्सीडिंग हिज 6 months की सैलरी, तो ये लोन दिया हुआ रहेगा अलाउड. इट्स अलाउड अंडर दिस एक्सेप्शंस. तो ये चीज है टोटली allowed. Yes or no, guys? So this was all about section number 67. Now for today पहले 3 sections हम लोग करेंगे relating to buyback 68, 69 and 70. तीनों भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग एक साथ ही इन sections को देखेंगे. ठीक है, आ जाइए, let's check it out. बायबैक से रिलेटेड मैंने कुछ लिखा है क्या? एक बार चेक कर लेती हूँ. क्या हुआ? अच्छा, ट्रांसफर ट्रांसमिशन दोनों सेम है या अलग अलग है? अलग है. ठीक है, शायद नहीं है, कोई बात नहीं, चलो. नहीं है. हमारा ये चैप्टर हो जाएगा 5 और 6 तो हो ही गया ना, मतलब 6 चैप्टर्स तो कंपनीज एक्ट के हो ही गए हैं. अच्छा जा रहा है हमारा. अप्रोप्रिएट स्पीड भी है, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा स्लो, जितना ज़रूरी है इस मोमेंट पे. आई थिंक इट्स परफेक्ट. इससे ज़्यादा मैं स्लो भी नहीं कर सकती हूँ बिकॉज ये हमारी रेगुलर बैच नहीं है, नहीं तो क्रेजी हो जाएगा. फिर 1 महीना अगर रिविजन ही करते बैठेंगे तो सेल्फ स्टडी कब करेंगे? फेब का महीना तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा.
फाउंडेशन में भी अगर आप देखोगे लॉ में इंस्टीट्यूट ने काफ़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग की और मार्क्स भी ऐसे एकदम डरावने दिए हैं सच में, मतलब मे बी अभी ऐसा नहीं कह सकती हूँ मैं, बट बच्चे क्या करते हैं, मतलब मैंने फाउंडेशन के लिए मैं कह रही हूँ, आप तो खैर इंटर में आपका फाउंडेशन हो गया, बच्चे कंपेयर करते हैं 11th 12th और 10th स्टैंडर्ड से, कि 10th स्टैंडर्ड में और 12th स्टैंडर्ड में मेरे को हिस्ट्री में, जोग्राफी में, सिविक्स में, इकोनॉमिक्स में थ्योरी सब्जेक्ट ही है, 80 मार्क्स मिले, 90 मार्क्स मिले, 100 में से 100 मिले। अरे बट वो 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के एग्जामिनेशन है और ये प्रोफेशनल कोर्स है, आप ऐसे लिटरली कंपेयर नहीं कर सकते। ये भी थ्योरी पेपर है हिस्ट्री सिविक्स का, और ये लॉ का पेपर भी थ्योरी पेपर है, इसमें अगर मेरे को 95 मिल सकते हैं तो लॉ में क्यों नहीं मिल सकते, बिकॉज दिस इज अ प्रोफेशनल कोर्स। तो अलग लेवल के एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से, इट्स नॉट, मतलब वो काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन है ही नहीं जो आपको 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड में बोर्ड एक्सपेक्ट करता था आपसे। सो बच्चों को ऐसा लगता है ये भी थ्योरी वो भी थ्योरी, उसमें हिस्ट्री जोग्राफी में मेरे को 90+ मिल सकते तो यहाँ पे क्यों नहीं मिल सकते। यहाँ पे हाईएस्ट बच्चा जो उसको 89 मिले है फाउंडेशन में, रैंक 1 ऑल ओवर इंडिया आउट ऑफ द 1,20,000 किड्स हु अपीयर्ड फॉर फाउंडेशन, दैट्स द हाईएस्ट। सो कुछ नहीं कह सकते, आ जाइए चलो। सेक्शन नंबर 68, चार्ट नंबर इज 4.9, चार्ट नंबर 4.9 बाईबैक के बारे में अब हम देख रहे हैं। सबसे पहली बात तो आप लोग बता सकते हो, कंपनी जो है अगर बाईबैक के लिए जाना चाहती है, व्हाट आर द 3 सोर्सेज फ्रॉम विच इट कैन गो फॉर अ बाईबैक। सबसे पहली बात तो फ्री रिजर्व्स है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। देखो हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम का जब सेक्शन किया था उसमें हमने कहा था प्रीलिमिनरी बोनस शेयर्स को डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे बाय बैक करूँ, मतलब बाय बैक अगर करना है, वन ऑफ द सोर्सेज इज सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो यू कैन लिंक बोथ द सेक्शंस। 54 था वो, सॉरी 54 क्या बोल रही हूँ मैं, 52 था वो, सेक्शन नंबर 52, और ये है हमारा सेक्शन नंबर 68। तो फर्स्ट सोर्स इज सिक्योरिटीज प्रीमियम, वन मोर सोर्स इज फ्री रिजर्व्स, एंड देयर इज वन मोर सोर्स एंड दैट इज द प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ फ्रेश शेयर्स। तो ये तीनों भी सोर्सेज में से यू कुड गो फॉर अ बायबैक। क्योंकि इसी से जुड़ा सेक्शन नंबर 69 है ना, तुरंत मैं 69 आपको बताना चाहती हूँ। 69 तो क्या एक सेंटेंस का सेक्शन है। 69 कहता है अगर आपने बायबैक किया है एंड दिस बायबैक इज फ्रॉम फ्री रिजर्व्स और फ्रॉम द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, तो इक्वलेंट अमाउंट जो है रिलेटिंग टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स has to be transferred to the capital redemption reserve account, and this CRR ka balance can be utilized only for one purpose, and that is for the issuance of fully paid up bonus shares. वो 69 था, तो 68 से ही जुड़ा 69 भी है, क्योंकि पहले सबसे पहला 68 जो है वो यही कहता है कि अगर आपको बायबैक के लिए जाना है, हमने आपको 3 सोर्सेज का ऑप्शन दिया है, फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। तो 69 भी तुरंत देखना जरूरी हो गया, क्योंकि अगर आपने आपका बायबैक फ्री रिजर्व से या सिक्योरिटीज प्रीमियम से किया है तो ऐसे केस में इक्विवेलेंट अमाउंट जो नॉमिनल वैल्यू का है हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू द CRR अकाउंट, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, और ये CRR का बैलेंस कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर वन पर्पस, एंड दैट इज फॉर द इशुएंस ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स टू योर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्योंकि बोनस शेयर्स सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही मिलता है। अभी देखा था हमने बोनस इशू का सेक्शन, हाँ या ना। आगे सेक्शन नंबर 68 कहता है अगर आपको बायबैक के लिए जाना है, फर्स्टली गणपति बप्पा मोरिया, मतलब यू शुड हैव द पावर इन योर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अलॉन्ग विद दैट क्या आपको पास करना होगा स्पेशल रेजोल्यूशन। कौन सा रेजोल्यूशन? बट एक चीज है, SR भी पास कर दिया ना, तो क्या पूरे के पूरे इक्विटी शेयर्स का बायबैक पॉसिबल नहीं है? ये समझो आप, SR पास हो गया बट ये जो बायबैक है इट्स पॉसिबल ओनली फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स। सो व्हाट इज दिस लिमिट? यस, सो द लिमिट इज 25%. 25% of the
paid up share capital plus free reserves, and free reserves also includes securities premium. But अब सुनो ना मेरी बात, और एक बात है, if you don't want to unnecessarily bother the shareholders, मीटिंग लो, SR पास करो वगैरह वगैरह, और आपका बायबैक 25% तक का है भी नहीं, ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत अमाउंट का ही है आपका बायबैक. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पास अ बोर्ड रेजोल्यूशन, यू कैन पास अ बोर्ड रेजोल्यूशन. बट बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने के बाद यू विल बी एबल टू गो फॉर अ बायबैक ऑफ ओनली अप टू 10% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स. यस और नो गाइस? कोई भी हालत में एक साल में, in one financial year, your buyback should not be more than 25% of the equity shares in the financial year. Yes or no guys? Buyback के बाद आपका debt equity ratio shall not exceed 2:1. बायबैक के बाद, क्योंकि बायबैक के बाद आपके इक्विटी शेयर्स जो है वो कम हो जाते हैं. कुछ इशू है? अच्छा, कैसे ऐसे हो गया अपने आप? कैमरा नीचे आ गया. तो सुनो ना, बायबैक के बाद जो है आपका डेट इक्विटी रेशियो शैल नॉट बी मोर देन 2:1. क्या आर्टिकल्स में पावर होना जरूरी है? जैसे ही स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, 12 महीने के अंदर आपका बायबैक जो है वो हो जाना चाहिए कंप्लीट. यही बायबैक जो है, आप शेयर्स कौन से कर सकते हो बायबैक? ईदर यू कैन बायबैक द शेयर्स फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, फ्रॉम द ओपन मार्केट, फ्रॉम द एम्प्लॉइज ऑल्सो. ओके, अगर आपको बायबैक के लिए जाना है, यू नीड टू फाइल अ डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी विद द आरओसी बिफोर यू आर गोइंग फॉर द बायबैक. और अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है तो ये डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी जो आप आरओसी के पास फाइल करते हो, आरओसी के साथ साथ आपको फाइल करना पड़ेगा इवन विद द सेबी, कि 1 साल तक तो हमारी कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं होगी. एंड दिस डिक्लेरेशन हैज टू बी साइन्ड बाय एटलीस्ट 2 directors of the company, one of which should be a managing director. ये क्या है? Declaration of solvency. तो अगर आप बायबैक के लिए जा भी रहे हो, it is for a good reason. ऐसा नहीं है कि कंपनी को वाइंड अप होने के चांसेस है, इंसॉल्वेंट होने के चांसेस है, इसलिए आप कह रहे हो भाई जितने शेयर्स हम ले सकते हैं हम ले लेते हैं, और आप अपने अपने शेयर्स ही बेच दे रहे हो और घर पे पैसा लेके आ रहे हो. ऐसी वो बात नहीं है. हम ये गारंटी दे रहे हैं, ऐसे 2 डायरेक्टर्स साइन करके लिखे गए इस डिक्लेरेशन में, जिसमें से एक तो एमडी होना ज़रूरी है, कि हम गारंटी ले रहे हैं कि कंपनी जो है कम से कम 1 साल तक इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं होगी. जब भी आपका बायबैक हो जाता है 7 दिनों के अंदर, विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days, you are supposed to physically extinguish the securities. You're supposed to physically extinguish your securities. You're supposed to physically extinguish your securities. Yes or no, guys? Cooling period क्या है? Yes, cooling period is a period of 6 months. So, within a period of 6 months, same class of shares जो है आप issue नहीं कर सकते हैं. You also have to maintain a register of buyback. यही register of buyback जो होता है is maintained in form number SH10. Okay, it is maintained in form number SH10. और जैसे ही buyback complete हो गया, you are supposed to file a return of buyback with the ROC and SEBI if your company is a listed company, जिसमें सारे बायबैक से रिलेटेड पर्टिकुलर्स जो होते हैं वो लिखे होते हैं. और ये जो आप रिटर्न ऑफ बायबैक फाइल कर रहे हो, दिस इज फाइल्ड इन फॉर्म नंबर SH11. तो ऐसे करके हमारा पूरा का पूरा बायबैक का जो सेक्शन है 68 और 69 हो जाता है कंप्लीट. सेक्शन 70 भी बायबैक से ही रिलेटेड है, बट वो बात करता है कि कौन से वो केसेस है जहां पे कंपनी विल बी प्रोहिबिटेड फॉर गोइंग फॉर अ बायबैक. कौन से है वो केसेस जहां पे द कंपनी विल बी प्रोहिबिटेड फॉर गोइंग फॉर अ बायबैक. तो सबसे पहली बात तो, नो कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परचेज इट्स ओन शेयर्स थ्रू द सब्सिडरी कंपनी.
through its subsidiary company or through any investment company or if there is any default that is made in relating to repayment of deposits or in relation to interest on the deposits or on the redemption of debentures or on the redemption of preference shares or on the payment of dividend of the preference shares or on the repayment of any term loan or interest payable thereon with any bank or financial institution, you will not be able to go for a buyback. मतलब आप ऐसा मैसेज दे रहे हो कि मेरे पास डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए पैसा नहीं है, प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड देने के लिए पैसा नहीं है, मेरे पास डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट देने के लिए पैसा नहीं है, बट मेरे पास बायबैक करने के लिए पैसा आ गया है. मतलब इनका दिवाला निकालते हुए आप दिवाली नहीं मना सकते हो. तो इसीलिए हमने कह दिया अगर ऐसा कोई भी केस हुआ है ना, हम आपको बायबैक करने के लिए अलाव नहीं करेंगे. बट अगर आपने ये डिफॉल्ट मेक गुड कर दिया है और डिफॉल्ट मेक गुड करके भी 3 साल खत्म हो चुके हैं, तो ऐसे केस में यू विल बी अलाउड टू गो फॉर अ बायबैक, देन यू विल नॉट बी प्रोहिबिटेड. तो याद रखना, एक तो आप सब्सिडरी कंपनी से बायबैक नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट कंपनी से भी आप बायबैक नहीं कर सकते, एंड यू ऑल्सो कैन नॉट गो फॉर अ बायबैक इफ यू हैव मेड एनी डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट on the deposits or the repayment of the deposits, redemption of preference shares, redemption of debentures, or dividend on the preference shares or the interest on the debentures, or on the repayment of any loan that you have taken from a bank or a financial institute, or any interest that is due on this loan. ऐसे कोई भी डिफॉल्ट अगर आपने किए देन यू विल बी प्रोहिबिटेड फॉर गोइंग फॉर अ बायबैक. सो दिस इज अबाउट सेक्शन नंबर 70. और ऐसे करके 68, 69 और 70 बात करते हैं, 68, 69 एंड 70 बात करते हैं रिलेटिंग टू बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज. अब इस चैप्टर नंबर 4 का आखिरी सेक्शन जो है दैट इज सेक्शन नंबर 70 विच इज रिलेटिंग टू डिबेंचर्स. सॉरी, मैंने क्या बोला? आई एम सो सॉरी, माई मिस्टेक. रिलेटिंग टू डिबेंचर्स, सेक्शन नंबर 71. गुड, यू ऑल आर पेइंग अटेंशन. आ जाइए. सो 71 बात कर रहा है डिबेंचर्स के बारे में. सबसे पहली बात तो व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर्स? सो दिस डेफिनेशन इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन. जनरल क्लॉजेज एक्ट में आपको पता है इंक्लूसिव क्या होता है, और ये डेफिनेशन कहती है डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक और बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट विच इज एविडेंसिंग अ डेट ऑन द कंपनी or any other instrument which is evidencing a debt on the company. अब साथ साथ में ये भी लिखा गया है provided that those instruments which are referred under chapter 3D of the RBI Act are not going to be considered as debentures. So chapter 3D of the RBI Act talks about money market instruments. इनको हम डिबेंचर्स नहीं मानेंगे. और अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई के साथ इशू किया है, तो वो इंस्ट्रूमेंट भी हम कंसिडर नहीं करेंगे एज डिबेंचर्स. सो पहले तो इंक्लूसिव डेफिनेशन है कि डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट विच एविडेंसेस अ डेट. बट आगे कहा गया है 2 कैटेगरी के इंस्ट्रूमेंट्स को हम डिबेंचर्स नहीं मानेंगे. कौन से कैटेगरी के इंस्ट्रूमेंट्स को हम डिबेंचर्स नहीं मानेंगे? वो कैटेगरी के इंस्ट्रूमेंट्स को हम डिबेंचर्स नहीं मानेंगे जो प्रिस्क्राइब किए गए अंडर चैप्टर 3D ऑफ द आरबीआई एक्ट, and such instruments which the central government has prescribed in consultation with the Reserve Bank of India will not be considered as debentures. Yes or no, guys? So debenture is the smallest unit of the amount of loan. अगर हम लेमैन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो, जो लोन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसी को हम कहते हैं एज अ डिबेंचर. Every debenture holder gets a debenture certificate
which is issued under the common seal of the company. अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है, then this debenture certificate will be signed by 2 directors. बट अगर कंपनी के पास कंपनी सेक्रेटरी है, दिस डिवेंचर सर्टिफिकेट विल बी साइंड बाय द डायरेक्टर along with the company secretary of the company. यही जो डिबेंचर्स है, इस पे आपको मिलता है पीरियोडिक इंटरेस्ट, एंड दिस इंटरेस्ट रेट इज प्रीफिक्स्ड. सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट और लॉसेस दैट द कंपनी इज सफरिंग, आपको एज अ डिबेंचर होल्डर इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है. समझने की कोशिश करो, कंपनी ने अगर लॉस भी सफर किया है, हाँ, हमारे डिबेंचर होल्डर को मिलने वाला है इंटरेस्ट. सबसे इंपॉर्टेंट चीज एमसीक्यू में या 1 और 2 मार्क के लिए करेक्ट इनकरेक्ट आ सकता है, डिबेंचर होल्डर्स आर नॉट गिवन एनी वोटिंग राइट्स. Debenture holders are not given any voting rights. So voting rights are not given to the debenture holders. जैसे shares होते हैं ना, वैसे ही debentures भी movable property है और transferable property भी है. Movable क्या, हम उसे एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि ये मेरा फोन है, ये मेरी बॉटल है, क्या मूव कर सकते हैं? Yes. और ट्रांसफर, आज मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर्स लिए, कल जाके क्या मैं ये डिबेंचर्स आपको बेच के आपसे कंसिडरेशन ले सकती हूँ? यस. सो डिबेंचर्स आर बोथ मूवेबल प्रॉपर्टी एज वेल एज अ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी. यही डिबेंचर सर्टिफिकेट इज इशूड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द अलॉटमेंट ऑफ द डिबेंचर्स. वो हमने पीछे सेक्शन नंबर 56 में ही देखा था. डिबेंचर सर्टिफिकेट कितने समय के अंदर मिलता है? विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ द डिबेंचर्स. यस और नो गाइज? डिबेंचर्स की भी कैटेगरीज होती है. डिबेंचर्स कैन बी सिक्योर्ड, दे कैन बी अनसिक्योर्ड, दे कैन बी कन्वर्टेबल, दे कैन बी नॉन कन्वर्टेबल, दे कैन ऑल्सो बी पार्शली कन्वर्टेबल, दे कैन बी रिडीमेबल, दे कैन ऑल्सो बी परपेचुअल. कंपनी को अगर डिबेंचर्स इशू करने हैं, कंपनी को पास करना पड़ता है स्पेशल रेजोल्यूशन. क्या रेजोल्यूशन पास करोगे? स्पेशल रेजोल्यूशन. याद रखना, मैं वापस से रिपीट करना चाहती हूँ क्योंकि सेक्शन में भी स्पेसिफिकली लिखा गया है, सेक्शन नंबर 71 सबसेक्शन 2, दैट नो कंपनी शैल इशू डिबेंचर्स विच आर कैरिंग वोटिंग राइट्स. नो कंपनी शैल इशू डिबेंचर्स विच आर कैरिंग वोटिंग राइट्स. क्या ये डिबेंचर्स आपके सिक्योर्ड हो सकते हैं? अरे बोलो ना. बट अगर आपने सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू किए हैं, सिक्योर्ड डिबेंचर्स कंपल्सरी हैव टू बी रिडीमेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 10 years. याद रखना, प्रेफरेंस शेयर्स था 20 साल और 30 साल, और 21st ईयर से 1/10 आप रिडीम कर रहे थे. बट सिक्योर्ड डिबेंचर्स का जो टर्म है, दैट शुड नॉट एक्सीड 10 years. ओके, 10 साल से ज्यादा हो सकता है, up to 30 years. But this privilege is only given to those companies which are involved into infrastructure projects. जैसे कि L&T Infrastructure Development Project Limited Company. L&T का नाम तो सबने सुना होगा ना. तो it is involved into infrastructure projects. अगर L&T चाहे, क्या वो ऐसे सिक्योर डिबेंचर्स इशू कर सकते जिसका रिडेम्पशन टर्म 10 साल से ज्यादा है, बट 30 सालों से ज्यादा नहीं हो सकता. इनफैक्ट not only those companies which are involved in infrastructure projects, also those companies which are infrastructure finance companies. Those are infrastructure finance companies, जैसे कि IDFC, Infrastructure Development Financial Corporation, REC, Rural Electrification Corporation, या Industrial Finance Corporation of India, IFCI. All these are infrastructure finance companies. ये लोग फाइनेंस देती है to those companies which are into infrastructure activities. अरे हाँ कि ना, वो भी डिबेंचर्स इशू कर सकती है जो सिक्योर्ड है, जिनका रिडेम्पशन 10 सालों के बाद है, बट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 years. And in fact, even those companies which are infrastructure debt fund, non-banking financial companies can also issue debentures having a redemption term of more than 10 years up to 30 years. Yes or no, guys? Yes. Bolo na? Yes, ma'am. Okay.
every company shall appoint a debenture trustee before the issue of the prospectus. डिबेंचर ट्रस्टी को तो आप प्रोस्पेक्टस इशू करने के पहले ही अपॉइंट कर लेते हो. इनफैक्ट वो डिबेंचर ट्रस्टी का नाम भी लिखा जाता है इन द प्रोस्पेक्टस. सो इज अपॉइंटेड बिफोर द प्रोस्पेक्टस वाज इशूड. बट ये जो डिबेंचर ट्रस्ट डीड होती है ना, जो कंपनी डिबेंचर ट्रस्टी के साथ एंटर करता है, एग्जीक्यूट करता है इन फॉर्म नंबर SH12, दिस हैज टू बी एग्जीक्यूटेड नॉट लेटर देन 60 days फ्रॉम द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स. अपॉइंट आप पहले ही कर लो, बट जो डिबेंचर ट्रस्ट डीड है, जैसे डिबेंचर्स का अलॉटमेंट हुआ, अलॉटमेंट के 60 days के अंदर आप ट्रस्ट डीड SH12 में बना सकते हो. कुछ रूल्स है रिलेटिंग टू द क्रिएशन ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एंड डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट. वो मैं आपको पीपीटी के थ्रू ही कराऊंगी, बट दूसरी छोटी छोटी बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं. एक बात तो ये, अगर डिबेंचर ट्रस्टी की बात निकली है, सो हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ डिबेंचर ट्रस्टी. इनफैक्ट लॉ मेकर ने हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ डिबेंचर ट्रस्टी इस सवाल का जवाब नहीं दिया है. लॉ मेकर कहते हैं दीज आर द पीपल हु शुड नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डिबेंचर ट्रस्टी. नेगेटिव चीज है. दीज आर द पीपल हु शुड नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डिबेंचर ट्रस्टी. 1, if you are a beneficial holder of shares, you are a beneficial. इसमें इंस्टीट्यूट क्या चला सकती है? हो सकता है इंस्टीट्यूट का है एक रजिस्टर्ड ओनर है और दूसरा बेनिफिशियल ओनर है, तो कौन डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता है? द बेनिफिशियल ओनर, द बेनिफिशियल ओनर ऑफ शेयर्स. इफ यू आर द डेटर ऑफ द कंपनी, इफ यू आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, या आप हो कंपनी के प्रमोटर, डायरेक्टर, की मैनेजर पर्सन और एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी, दिस कंपनी की होल्डिंग कंपनी, दिस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी और दिस कंपनी की एसोसिएट कंपनी, और यू आर द गारंटर ऑफ द कंपनी. या तो फिर आप हो रिलेटिव, रिलेटिव ऑफ व्हाट? प्रमोटर, डायरेक्टर और की मैनेजर पर्सन का रिलेटिव हो आप, तब भी आप डिबेंचर ट्रस्टी की तरह अपॉइंट नहीं कर सकते. और अगर आपका है कंपनी के साथ कोई पिक्यूनरी रिलेशनशिप ऑफ 2% और मोर ऑफ द टर्नओवर और टोटल इनकम और 50 लाख रुपीज विच एवर इज लोअर, तो पहले आप 3 फिगर्स निकालोगे. ग्रॉस टर्नओवर का 2% क्या है? टोटल इनकम का 2% क्या है? 50 लाख रुपीज. क्या बोला मैंने? कुछ गलत बोला क्या मैंने? आई थिंक सो मैंने कुछ गलत बोला. मैं वापस से रिपीट करती हूँ. आप ग्रॉस टर्नओवर का 2% निकालोगे, आप टोटल इनकम निकालोगे और आप 50 लाख रुपीज देखोगे. ये तीनों में आप निकालोगे लोएस्ट अमाउंट, और ये लोएस्ट अमाउंट की वैल्यू, लोएस्ट अमाउंट बेटा, लोएस्ट, और ये लोएस्ट अमाउंट की वैल्यू जितना अगर आपका कोई पिक्यूनरी रिलेशनशिप किसी पर्सन से रहा होगा इस साल या पिछले 2 साल, तो तब भी आप डिबेंचर ट्रस्टी की तरह अपॉइंट नहीं हो सकते. तब भी आप डिबेंचर ट्रस्टी की तरह अपॉइंट नहीं हो सकते. इसके ऊपर ना इंस्टीट्यूट 1-2 मार्क का करेक्ट, इनकरेक्ट, या हो सकता है या नहीं हो सकता है, ऐसे रिलेटेड सवाल जो है इंस्टीट्यूट पूछती है, या MCQ भी आपको पूछ सकती है. यस और नो गाइस? पक्का? श्योर? जो भी आपने डिबेंचर्स इशू किए थे, जो भी उसका टर्म्स था, उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी देना होगा और रिडेम्पशन भी करना होगा. अगर ट्रस्टी को लग रहा है कि कंपनी की एसेट्स कम होती जा रही है, कंपनी की डिफॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है, इट कैन मेक एन अपील टू द NCLT. और NCLT ऑर्डर के द्वारा ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है कि आज के बाद कंपनी कोई भी फर्दर लायबिलिटी इनकर नहीं करेगी. यस और नो गाइस? इसमें सिर्फ एक आखिरी पॉइंट बचता है, दैट इज रिलेटिंग टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व. उसका PPT मैं आप लोगों को बता देती हूँ, यू कैन जस्ट चेक इट आउट. तो ऐसे करके हमारा चैप्टर नंबर 4 भी जो है वो हो जाता है कंप्लीट. ये देख लीजिए एक बार, जस्ट गो थ्रू इट.
2 मिनट का समय आप लोगों को दे देती हूँ मैं. ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लिस्टेड कंपनी है और पब्लिक इशू किया है, तो 15% DRI क्रिएट करना ज़रूरी है. मैं वापस से कहना चाहती हूँ, अतुल गोयल का मैसेज आ रहा है बार बार. कहूट का जो टेस्ट है वो होगा कल, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 का. सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरी वन ऑफ यू ऑल, कल का लेक्चर प्लीज़ आप लोग लाइव ही अटेंड करना, ठीक है. उसी में मज़ा आएगा. इवन यू शुड नो वेयर यू आर स्टैंडिंग. Done? Everyone? क्या हम MCQs कर सकते हैं? त्रिशूल बैच जो है, आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट बाय सैटरडे और संडे मैक्सिमम. सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट. 6 चैप्टर्स तो हमारे कंपनीज एक्ट के हो चुके हैं, है ना. 7th वाला थोड़ा सा बड़ा है, चैप्टर 4 जैसा ही है. अदर लॉज को ज़्यादा समय नहीं लगेगा. लेट्स सी हाउ थिंग्स हैपन. Should you all have your Trishul batch के notes? Trishul batch MCQs चैप्टर 3 के हो गए ना MCQs? हम चैप्टर 4 पे हैं, पेज नंबर 9. ठीक है, चलो आ जाइए. Which of the following statement is contrary to the provisions of the Companies Act 2013? मतलब कौन सा स्टेटमेंट गलत है? A private company can make a private placement of its securities. करेक्ट है, प्राइवेट कंपनी क्या प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है? यस. द कंपनी हैज टू पास एन SR फॉर अ प्राइवेट प्लेसमेंट. ये भी एकदम सही है. Minimum offer per person should be market value of 20,000 rupees. This is wrong. Okay. And a public company can make a private placement of its securities. ये भी करेक्ट है. पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए भी जा सकती है और पब्लिक ऑफर के लिए भी जा सकती है. तो अगर आपका, देखो कभी कभार मैं कहती हूँ, अगर C आपको आंसर थोड़ा सा डाइसी लग रहा है, पता नहीं ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, आप रिवर्स लॉजिक अप्लाई कर सकते हो. बाकी तो A, B और D आपको पक्का पता है वो ट्रू है ही, तो उससे अब आपको कंफर्मेशन मिल जाता है दैट यस C जो है वो गलत है. तो जिसके वजह से द करेक्ट आंसर शुड बी 1 का C. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. Being in need of further capital, Rishmi Cotton Silk Products Limited offered 50 lakh equity shares of rupees 1 each to 50 identified persons on private placement basis
and accordingly a letter of offer accompanied by application, the necessary form was sent to them after fulfillment of due formalities including passing of special resolution. किस बारे में ये सवाल आप बता सकते हो क्या? किस बारे में ये सवाल? इट इज रिलेटिंग टू प्राइवेट प्लेसमेंट. ठीक है, अब आगे, इट्स अ पब्लिक कंपनी बट स्टिल पब्लिक कंपनी क्या प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए जा सकती है? अरे बोलो ना. One of the applicants, Rajan, made a written complaint to the company highlighting the fact that the offer letter was incomplete as well as illegal as it does not contain the renunciation clause. प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या आपको जो राइट मिला है शेयर्स खरीदने का, उसको किसी और को रिनाउंस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो. दिस इज नॉट अ राइट इशू. इट्स अ प्राइवेट प्लेसमेंट. आपके नाम पे प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर इशू किया जाता है और सिर्फ आप ही आप हो अकेले जो इन शेयर्स को कर सकते हो सब्सक्राइब. यू कैन नॉट रिनाउंस इट टू एनीवन एल्स. ये कह रहा है नहीं नहीं ये तो गलत है, इलीगल है, इसमें रिनाउंसिएशन का क्लॉज ही नहीं डाला गया एंड वगैरह वगैरह. एज ही वांटेड टू एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ रिनाउंसिएशन इन फेवर ऑफ हिज सन उदय. By choosing the correct option, advise the company in this matter. चलो देखते हैं options क्या क्या है. As the right of renunciation cannot be denied, the company needs to rectify its mistake by including the same in the offer letter and the application form. क्या ये सही जवाब है? नहीं. The company is prohibited from providing the right of renunciation. So the offer letter and the application form need not include any such clause. क्या ये थोड़ा सा सही लग रहा है? I think so. Instead of absolute prohibition, the company can provide right of renunciation limited to 25% of offering. ऐसा कुछ clause आपने पढ़ा है क्या? नहीं. Instead of absolute prohibition, the company can provide right of renunciation to 50%. जब ऐसे ऑप्शन इंस्टीट्यूट देते हैं ना, हाँ 25 50, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. उनको लगता है 25 भी दिया है 50 भी दिया है तो दोनों में से कोई एक सही जवाब है. बट दैट्स नॉट. हाँ फिर वो 25 तो हर जगह पे आता है, तो ऐसा लगता है सुना था, मैम ने बोला भी था. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ गुमराह करने के लिए है. सो एमसीक्यूज भी ट्रिकी हो सकते हैं. यू हैव टू बी वेरी अलर्ट एंड विजिलेंट इवन वाइल सॉल्विंग द एमसीक्यूज. ठीक है. सो आई थिंक द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 इज बी. आई थिंक मेजॉरिटी बच्चों ने सही जवाब दे दिया था. सबसे पहले जवाब दिया था, एक मिनट, रोहित ने, फिर पलक शर्मा, ध्रुवी, अनामिका एंड निकिता. दीज वर द 5 किड्स हु आंसर्ड करेक्टली. सबसे पहले आंसर किया था करेक्टली. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. चलो. Innovative Tech Solution Limited intends to invite subscription for 1.10 crore equity shares of rupees 10 each on private placement basis. So basically this question is also on private placement. Okay. The persons identified as potential subscribers are within the statutory limit and also include the 2 other categories to which such statutory limit is not applicable. One such category is employees of the companies who are offered the equity shares under ESOP. तो आप लोग जानते हो जब आप प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए जाते हो 200 की गिनती में QIBs एंड एम्प्लॉयज काउंट नहीं होते हैं. अरे 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 सो अब आपको बताना है व्हाट इज द अदर कैटेगरी दैट इज एक्सक्लूडेड. अब QIB, अब देखो इंस्टीट्यूट ने QIB के अलग अलग फुल फॉर्म बना लिए हैं. क्वालिटी इंस्टीट्यूशनल बायर, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, कितने कंफ्यूजिंग है सच में, एंड क्वालिफाइड इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशनल बायर्स. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स. बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड. सचिन, निकिता, हर्षिता, हर्ष, ध्रुवी, प्रियंका, खुशी, वेरी गुड, एंड कुणाल. बढ़िया है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4 टॉकिंग अबाउट? चलो देखते हैं.
The amount that an unlisted public company is required to maintain as security deposit at all times with the respective depository in the dematerialized format of its securities shall be not less than 1 year की fees, not less than 2 years की fees, not less than 2.5 years की fees, not less than 3 years की fees. आई एम नॉट क्वाइट श्योर कितने बच्चे जवाब दे पाएंगे क्योंकि प्योर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है. द करेक्ट आंसर इज 2. इट शुड नॉट बी लेस देन 2 years की फीस. सो ये आप डिपॉजिट करते हो विद द NSDL और CDSL, जो भी आपका डिपॉजिटरी है उसके पास. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5 टॉकिंग अबाउट? Commission is permitted to be paid to any underwriter by the company only in respect of offer of securities where the securities are offered on right issue. When it is, देखो राइट इशू में तो आप एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे रहे हो, बोनस इशू में तो आप फ्री में दे ही रहे हो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात ही नहीं आ रही है. आप प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो या तो प्राइवेट प्लेसमेंट भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात ही नहीं है. और लास्ट पॉइंट जो है दैट टॉक्स अबाउट यस ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शंस. द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर डी. जब आप पब्लिक के पास जाते हो तो आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया एप्लीकेबल हो जाता है, तब जो है यस आप अंडरराइटर को करते हो अपॉइंट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6. In case of offer of sale of shares by certain members of the company, which of the following option is applicable? Okay. The provision relating to minimum subscription is not applicable. Entire minimum subscription is required to be received within 3 days. 25% of the minimum subscription amount is to be received on the opening date and remaining 75% within 3 days after. 50% second day पे, 50% next 3 days, whatever. आपको क्या लगता है what is correct? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं existing members जो है वो पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं अपने सिक्योरिटीज. ओके, दिस इज नॉट सेक्शन 25, ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस नहीं है. ओके, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एग्जिस्टिंग मेंबर्स पब्लिक को कर रहे हैं अपने शेयर्स ऑफर. यहाँ पे वो सेक्शन 25 वाला इंटरमीडिएटरी वाला केस नहीं है जहाँ कंपनी इंटरमीडिएटरी इशूइंग हाउस को शेयर्स दे रही है और इशूइंग हाउस पब्लिक के पास जा रहा है. ये वो वाला केस नहीं है. ये वो वाला केस है जहाँ पे मेंबर्स अपने शेयर्स ऑफर कर रहे हैं पब्लिक को. इसलिए 6 का आंसर रहेगा ए, कि आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होता है. Next, question number 7. The time limit within which a copy of the contract for the payment of underwriting commission is required to be delivered to the registrar is. अब ये सब pure memory based questions है. You all will be able to answer only if you all have read the provisions 1 to 1. अब ये चेक करेगा कि सच में आपने इज्जत से पढ़ाई की है या नहीं की है, क्योंकि सिर्फ त्रिशूल बैच पे डिपेंडेंट होके आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो. आई एम हियर टू हेल्प यू, बट चलना तो आपने खुद नहीं है. मैं राह बता सकती हूँ, मोटिवेट कर सकती हूँ, हेल्प कर सकती हूँ, बट चलना तो आपने ही है. सपोर्ट मेरा होगा. तो अब ये सवाल का जवाब वही बच्चे दे पाओगे जिन्होंने 1 to 1 एक्चुअल रीडिंग जो है वो करी है. आ जाइए. द टाइम लिमिट विद इन विच अ कॉपी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट of payment of underwriting commission is to be delivered to the registrar is 3 days before the delivery of the prospectus at the time of delivery of the prospectus. ये मैंने आपको बताया था सेक्शन नंबर 26. Okay, 3 days after the delivery of the prospectus and 5 days after the delivery of the prospectus. So the answer is B. प्रोस्पेक्टस जब आप इशू करते हो तभी यस आप ये जो अंडर राइटिंग कमीशन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी आरओसी को कर देते हो डिलीवर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8. शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज एट अ डिस्काउंट for a consideration other than cash for providing technical know-how or some intellectual property or value addition is known as. बहुत easy answer है, बोलो आंसर देखे बगैर आपको जवाब देना आना चाहिए. इज स्वेट इक्विटी शेयर्स. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9.
The articles of association of a private limited company state that the company may issue preference shares which will have preference with respect to payment of dividend only, but no preference as to repayment of capital. In the case of winding up, is it possible for the company to issue such preference shares? अब देखो, दिस कंपनी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. कैसी कंपनी है ये? प्राइवेट लिमिटेड. और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर चाहे ये चीज अपने हिसाब से कर सकती है. सो इसलिए इसका आंसर आना चाहिए येस, दिस इज पॉसिबल बिकॉज द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी अलाउ इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड द इशूइंग कंपनी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. बिकॉज ये जो प्रोविजन था सेक्शन नंबर 43 का, वो प्राइवेट कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं है, डिस्क्रिशनरी प्रोविजन है. तो प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल्स में कुछ और चीज़ लिख के भी वो प्रोविजंस एप्लीकेबल करवा सकती है. ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. A general meeting of the company is to be held on 30th of August 2020. The company has not paid dividend to the preference shares in the financial year 18-19 as well as 19-20. In such case, preference shareholders, मुझे बताओ क्या 2 सालों तक डिविडेंड नहीं मिला है? 2 सालों तक अगर डिविडेंड नहीं मिलता है, क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग करने का राइट मिलेगा? तो अब in such cases, preference shareholders will not have the right to vote. Will have the right to vote because dividend is not paid for 2 years. Answer correct B लग रहा है. Will not have the right to vote. Will have the right to vote because preference shareholders have the right to vote in the general meetings. तो अब देखो B और D में दोनों भी में कहा है preference shareholders को voting का right मिलेगा. But which is the correct answer? Yes, the correct answer is answer number B. Next, question number 11. Where there is a change in the rights of one class of shareholders of the company which also affects the right of another class, तब ऐसे केस में आप कर रहे हो राइट्स का वेरिएशन. आप कर रहे हो राइट्स का वेरिएशन और आपके वेरिएशन के वजह से दूसरे क्लास ऑफ शेयर्स भी हो रहे हैं वेरिएट. तो अब जो क्लास का वेरिएशन हो रहा है उनके साथ साथ क्या उन क्लास का भी आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा जिनका वेरिएशन के वजह से राइट्स हो रहे हैं अफेक्ट? यस. अ स्पेशल रेजोल्यूशन शुड बी पास्ड इन द जनरल मीटिंग एट दिस रिगार्ड. द कंपनी नीड नॉट डू एनीथिंग फर्दर. द कंसेंट इन राइटिंग of 3/4 of such other class of shareholders shall also be obtained. Shall also be obtained. Shall also be obtained. मतलब क्या आपको लग रहा है करेक्ट आंसर सी होना चाहिए? एंड अ रेजोल्यूशन एट अ जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ द क्लासेस शैल बी पास. नहीं, ऐसा नहीं. सो द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 11 इज सी. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12. Rajesh Infrastructure Limited wants to issue preference shares for a period exceeding 20 years for financing its proposed infrastructure project. On the basis of which statement company can do so? आप बताओ मुझे, क्या ये कंपनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंपनी है? तो अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंपनी है, क्या वो प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 10 years? सॉरी, एक्सीडिंग 20 years? The answer to this question is yes. अप टू 30 years कर सकती है प्रोवाइडेड 21st ईयर से कम 10% जो है वो हो रहा है रिडीम. तो आंसर्स देख लेते हैं एक बार. Yes, the company can issue preference shares by passing an SR. Yes, the company can issue preference shares for a period exceeding 20 years with the prior approval of central government. ये तो जवाब गलत है. Company can issue irredeemable preference shares for infrastructure project companies. ये भी आंसर गलत है. तो it's either between A and D. Yes, the company can issue preference shares for financing an infrastructure company for a period exceeding to 20 years. तो यही आंसर जो है लग रहा है सही, क्योंकि इरिडीमेबल तो कंपनी इशू कर नहीं सकती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का तो कुछ सवाल ही नहीं आता है. सो द करेक्ट आंसर इज येस, इट कैन इशू. मोर करेक्ट आंसर वुड हैव बीन
21st ईयर से कम 10% रिडीम करना हो जाता है कंपलसरी. बट क्योंकि वो तो इसलिए तो गलत है ना, पॉसिबल ही नहीं है ना. ए क्या इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एसआर पास करने के बाद पॉसिबल है? इरिडीमेबल कोई भी केस में आप इशू कर ही नहीं सकते. तो कभी कभार आप रिवर्स कैलकुलेशन भी कर सकते हो. ए पॉसिबल ही नहीं है, सी भी पॉसिबल नहीं है, बी तो गलत है क्योंकि सी जी का अप्रूवल लेना ही नहीं होता है. तो करेक्ट आंसर शुड बी आंसर नंबर डी. क्वेश्चन 13. A company has authorized share capital of 6 lakhs, paid up of 5 lakhs. Loan from the state government is 2 lakh. The state government has directed that the company shall convert its loan into equity shares. Section number 62 subsection 4 गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि लोन को कन्वर्ट कर सकता है इनटू इक्विटी शेयर्स. हाँ, यस. So now you have to answer that such order shall have the effect of increasing the subscribed share capital, the paid up share capital, the authorized share capital. सब कुछ होगा. So correct answer is all of the above. Next, question number 14. A company bought back 10% of the equity shares in August. Okay. Due to certain miscalculation during the first buyback, it again bought back another 10% of equity shares in September 2020. Is the second buyback valid? Is the second buyback valid? It can do so subject to the fulfillment of other condition because maximum buyback in a financial year is 25%. It cannot do so because the time gap between two buybacks has to be at least 12 months. It can buy back shares within 1 year, but the company should pass an ordinary resolution. C तो गलत ही है, इतना तो पक्का पता चल गया है. और अब A, B और D की बात है. It can buy back within 1 year, but the company will have to pass a special resolution. अब देखो कौन सा आंसर करेक्ट लग रहा है आप लोगों को और क्यों लग रहा है, बता सकते हो आप मुझे? आपने जब एसआर पास किया है, अग्रीड एसआर पास करने के 12 महीने के अंदर आपका बायबैक कंप्लीट हो जाना चाहिए. अग्रीड. बट यहां पे हुआ है सेकंड बायबैक. पहले वाले के लिए जब आपने एसआर पास किया था, आपने ऑथोरिटी सिर्फ 10% की ली थी अपने मेंबर्स से. देखो ना, आप जब आप एसआर पास कर रहे हो, आपने मेंबर को क्या बोला है? हम सिर्फ 10% इक्विटी शेयर्स जो है वो बायबैक करने वाले हैं. अब आप 10% बायबैक कर रहे हो और अब आप बोल रहे हो हमको और बायबैक करना है. बट ये तो क्या शेयर होल्डर्स के साइड से गलत हो जाएगा, क्योंकि अप्रूवल लेते वक्त आप 10% बोल रहे हो और एक्चुअली एग्जीक्यूट करते वक्त आप 10% से ज्यादा बायबैक कर रहे हो. सो दिस इज रॉन्ग. अरे दिस इज रॉन्ग और करेक्ट बोलो ना. दिस इज रॉन्ग, हाँ है ना? तो ऐसे केस में अब आंसर डी जो है वो भी करेक्ट नहीं है. दो तो हमने निकाल दिए. देखो, अगर आपको 25% तक भी बायबैक करना है ना, आप करो. बट आप एसआर पास करते वक्त मेंबर्स को 25% बोलो ना. 10% बोल के एसआर पास करवा ले रहे हो और फिर आप बायबैक 25% का कर रहे हो. क्या ये गलत है? तो इसलिए डी आंसर भी निकल गया. अब बचता है ए और बचता है बी. ए में ये इंस्टीट्यूट ने करेक्ट दिया है कि मैक्सिमम बायबैक 25% तक हो सकता है. बट आप समझो ना, वापस से वही बात हो जाती है कि इफ यू आर पासिंग द एसआर इज पास फॉर 10% एंड देन लेटर ऑन यू कैन नॉट गो फॉर अ बायबैक ऑफ 25%. तो आई थिंक मोर देन मोस्ट करेक्ट
हाँ, हमको लगता है आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस द मोस्ट करेक्ट इज ऑप्शन नंबर बी. बेटर ऑप्शंस इंस्टीट्यूट डाल सकती थी, बट आउट ऑफ A, B, C, D, B is the most correct answer and thus you will choose answer B. Next, कितने क्वेश्चंस है? 4 ही बचे. ठीक है, 5 मिनट में हो जाएगा. 5 मिनट का समय तो वैसे भी आज पूजा मैम का क्लास नहीं है. ठीक है. स्वागत हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड defaulted in the repayment of last 2 installments of a term loan availed from National Commercial Bank. On 30th September, they cleared all the dues by repaying it. आगे कहता है इंस्टीट्यूट, on 30th September they cleared all the dues. When can it issue equity shares with differential voting rights? हमारे रूल्स. इशूइंग ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स. यहाँ पे कंपनी ने किया है डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ सर्टेन ड्यूज. तो आपका डिफॉल्ट शैल बी मेड गुड. ये देखो, आपने लोन लिया है कोई बैंक से, कोई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, क्या तो फिर स्टैट्यूटरी ड्यूज है, इसमें आपने किया है डिफॉल्ट. बट इवन इफ द डिफॉल्ट इज मेड गुड, यू विल नॉट बी एबल टू इशू शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स टिल द टाइम 5 years हैव इलैप्स्ड. स्क्रीन पे दिख रहा है क्या ये 5 years? तो इसलिए यहाँ पे आंसर 5 years आना चाहिए. क्या क्या ऑप्शन है देखते हैं. 2 दिए क्या? 3 और 7 तो हट गया. एक मिनट, मैं बुक ओपन करना चाहती हूँ. 1 मिनट का समय दीजिए. कितने छोटे छोटे पॉइंट्स पे इंस्टीट्यूट एमसीक्यूज पूछ रही है. इसलिए मेरा पर्पस ही था ये चीज़ करने के लिए. इसलिए टाइम लिमिट का चार्ट दिया है. ये शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स. ये देखो, 5 years. Provided that the company can issue equity shares with DVRs upon the expiry of 5 years. 5 years from the end of the financial year in which the default was made good. कौन सा है अभी? तो आंसर आना चाहिए सी. क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर जो है इज सी. It's 5 years from the end of the financial year in which the default was made good. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. केशिका, the original allottee and owner of 1000 equity shares of 50 each in Modern Biscuits Private Limited, wanted to transfer these shares to a younger sister Vanshika by way of a gift. She completed the transfer deed in all respects and delivered the same to the company along with the share certificate. However, the company did not register the transfer even after the expiry of more than 1 month, nor did it send the notice of refusal. तो कंपनी ने एक तो रजिस्टर भी नहीं किया और नोटिस ऑफ रिफ्यूजल भी सेंड नहीं किया है. The loan reminder to the company remained unanswered.
An appeal is to be filed against the company with the NCLT against the failure to register the transfer of the said shares. Who has the right to file the appeal in this regard? Firstly, it's the transferee who has the right to file an appeal. और अब कितने समय के अंदर कंपनी जो है, कौन सी कंपनी है, प्राइवेट या पब्लिक कंपनी? और नोटिस मिली है या नहीं मिली है? नोटिस मिली है, नोटिस नहीं मिली है. 30, 60, 60, 90. तो नोटिस नहीं मिली के क्राइटेरिया में हो. 90 कैसे आ रहा है? कौन सी कंपनी है, प्राइवेट या पब्लिक है? तो क्या आना चाहिए? 30, 60, 60, 90. क्या 60 आना चाहिए? है ही नहीं क्या? Keshika, who continues to remain the owner and the transfer of the said equity shares, till they are registered in the name of the Vanshika, has the right to till the time the name is registered. till the time तो नहीं है, अपने पास टाइम लिमिट है, वो भी 60 डेज की टाइम लिमिट है. तो ये तो गलत है. Vanshika as transferee and the potential owner of the equity share has the right to file an appeal with the NCLT against the company. So this answer is not wrong. But let us see if there is a better correct answer. Both Keshika and Vanshika have a right to file a joint appeal. No, only the transferee has the right. As per its discretion, NCLT may allow either Keshika or Vanshika to file the appeal. No. So I think the correct answer is, एक मिनट, हाँ, the correct answer is option number B. हाँ, डेज अगर दिया होता तो और थोड़ा सा आपको विजिलेंट रहना होता. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. Vanita Watches Limited has proposed to issue sweat equity shares to 5 of its employees, sweat equity shares, for value additions made by them in the term of economic benefits which prove beneficial to the company. The period for which the employees who have been allotted the said sweat equity shares cannot be transferred. तो लॉक इन पीरियड के बारे में बात की गई है. लॉक इन पीरियड जो है इज अ पीरियड ऑफ 3 years. Sweat equity shares. And the last question is question number 18. Prithvi Cements Limited is desirous of issuing debentures carrying voting rights. Can debentures be issued carrying voting rights? Choose the option. Prithvi Cement can issue debentures carrying voting rights. यहाँ पे ही गलत हो गया. By passing an OR. Possible ही नहीं है. Prithvi Limited can issue debentures carrying voting right by passing an SR. गलत. कोई भी हालत में मैंने 2 बार स्ट्रेच किया और आपको बोला है डिबेंचर्स को वोटिंग राइट कभी भी नहीं मिल सकता है. Prithvi Cement can issue such debentures carrying voting right only if it mortgages the land and building. अरे यार पॉसिबल ही नहीं है. Prithvi Limited cannot issue debentures carrying voting rights. The correct answer is option number D. तो ऐसे करके हमारे जो केस स्टडी बेस्ड MCQs जो है चैप्टर 1, 2, 3, 4 के हो गए हैं सक्सेसफुली कंप्लीट. याद रखना कल आप लोगों को मेरा ये त्रिशूल का लेक्चर लाइव ही देखना होगा बिकॉज टुमारो वी आर गोइंग टू प्ले द कहूट टेस्ट. Okay, and this test is of chapter number 3 and 4 together. So make it sure today evening 1-to-1. आपने देखा है MCQ किस गहराई से इंस्टीट्यूट पूछता है. चैप्टर नंबर 3 और 4 का 1-to-1 आपको रीडिंग करना होगा कंप्लीट. So tomorrow also we are meeting at 10:30. Okay, so tomorrow we are meeting at 10:30. See you tomorrow. Bye bye. कल आप लोग त्रिशूल के नोट्स भी लाना. टाइम अगर मिले हम लोग चैप्टर नंबर 5 और 6 के MCQs कंप्लीट करने वाले हैं. ठीक है. वेडनेसडे के दिन आप लोग जानते हो हमारा होगा जूम मीटिंग एंड कुछ अदर लॉस का भी आपका जो रिविजन है वो प्री रिकॉर्डेड मैं आपको लिंक दे दूंगी. थैंक यू सो मच. सी यू टुमारो. गॉड ब्लेस यू. बाय बाय. Bye bye virtual students. Thank you.